गुड मॉर्निंग। सेक्शन 21 हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें कुछ केस लॉज लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिएगा GS मोंटेरियो वर्सेस अजमेर स्टेट AIR 1957, जिसमें ये क्लियर कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में स्पेसिफिक कौन होंगे और कौन नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी को, एक मिनट, अगर किसी को कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसे क्या उस गवर्नमेंट से पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है, और इसी के साथ क्या उसे पब्लिक ड्यूटी सौंपी गई है, किसी भी तरह की पब्लिक ड्यूटी अगर सौंपी गई है तो ये माना जाएगा कि वह पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है ना। अब कोई भी पर्सन ऐसा जिसे कि सैलरी मिलती है या जिसे कि पब्लिक इंटरेस्ट का कोई काम सौंपा गया है। अब इसमें एक बहुत ही देखिए कई सारी चीजें और मैं आपको क्लियर करूँ कि यहाँ पर बहुत सारा डिटेल में उन्होंने ये बताया है कि कौन हो सकता है पब्लिक सर्वेंट में। यहाँ पर जो डेफिनेशन है 21 में उन्होंने क्लियर कहा है कि इसमें स्पेसिफिक ये डिफाइन नहीं किया है कि हाँ ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है। यहाँ पर उन्होंने हमें एक लिस्ट दे दी है जिसमें कि उन्होंने ये बता दिया है कि इस तरह से जो जो लोग शामिल हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जितने भी हमारे पास यहाँ पर पूरे 12 जो उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, जो डिटेलिंग उन्होंने दिया है यहाँ पर, उन सब में ये उन्होंने सिर्फ ये स्पेसिफिक किया है कि ये जो कैटेगरी है, जो कैटेगरी यहाँ शो की गई है, उससे रिलेटेड हर एक व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। अब इसके अलावा कई सारे ऐसे हैं जो यहाँ शामिल हैं या नहीं, उनका इंटरप्रिटेशन कब हुआ, जब उसके संबंध में कहीं न कहीं कोई सूट फाइल किया गया। अब देखिए यहाँ पर अभी जो मैंने आपको केस बोला है वो केस था जेस मोंटेरियो वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर स्टेट 1957 का, जिसमें कि क्लियर कर दिया गया कि भाई पब्लिक सर्वेंट कौन हो सकता है जिससे कि सैलरी दिया जाता है और जो पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक से रिलेटेड कोई ड्यूटी को फुलफिल करना है। अब इसमें एक केस और लिखना, दिलावर बालू कुराने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब अगर मैं बोलूं इस केस में, क्योंकि कई सारी चीजें हैं, बार बार अलग अलग इंटरप्रिटेशन जब हुए हैं अलग अलग केस लॉज में, उसके हिसाब से कई सारी चीजें सामने आई हैं। अब अगर मैंने कहा यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगा, जैसे मैंने कहा कि भाई कौन हो सकता है पब्लिक सर्वेंट, जो कि सरकार का व्यक्ति हो या सरकार से वेतन पाता हो या सरकार का कोई लोक पद का कार्य करता हो या लोक हित में कोई कार्य करता हो। इस केस में शिवाजी विश्वविद्यालय, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के जो स्टूडेंट्स थे उनकी आंसर शीट को चेक करने के लिए एक प्राइवेट कॉलेज के लेक्चरर को अपॉइंट किया गया था और उसने वहां पर करप्शन किया। तो करप्शन एक्ट 1988 में क्या माना जाएगा, उसके अगेंस्ट जब केस लगाया गया तो क्या वह व्यक्ति को पब्लिक सर्वेंट कहाँ माना जाएगा? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हमने अभी अगले वाले केस में समझी थी कि क्या कहा कि या तो वह वेतन पाता है या फिर वह किसी लोक कर्तव्य को करता है ना। अब यहाँ पर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में जो स्टूडेंट की आंसर शीट थी वो कैसा काम था, आप किसी पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े किसी काम को कर रहे थे और उस कंडीशन में अगर आप किसी तरह का करप्शन करते हैं तो यहाँ पर उस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर केस में दिलावर बालू पुराने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 में उसे पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में रखा गया है।
इसी तरह कुछ और भी केस लॉज हैं जिसमें कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग डिफाइन किया है, और यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ठीक है, जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि वह लेक्चरर पोस्ट प्रोफेसर को यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माना गया, जबकि वह प्राइवेट कॉलेज को बिलोंग करते थे। तो इस तरह यहाँ पर बहुत सारे केस लॉज हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे विधायक को हम एक केस में विधायक को RS नायक वर्सेस AR अंतुले, ये बहुत फेमस केस है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। RS नायक वर्सेस AR अंतुले को विधायक MLA को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया, पर सुखदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सरपंच को पब्लिक सर्वेंट माना गया। श्रम आयुक्त को माना जाता है, पुलिस अधिकारी को माना जाता है। पर अब देखिए क्लैशेस, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या होता है कई बार अलग अलग कोर्ट के डिसीजन में भी आपको वेरिएशन मिलेंगे। अभी मैंने 1-2 मिनट पहले हम लोगों ने केस डिस्कस किया था दिलावर बालू पुराने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें कि हमने देखा कि भाई अगर कोई उत्तर पुस्तिका का आंसर शीट का मूल्यांकन करता है देन यहाँ पर उसे इस पर्टिकुलर केस में पब्लिक सर्वेंट माना गया। एक और केस है जिसमें विश्वविद्यालय के जो परीक्षक होते हैं उन्हें पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको केस स्टडी बहुत सारी कर दी है। केस स्टडी में आपको अलग अलग बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी और उससे आपको क्लियर होगा कि किसे माना गया है और किसे नहीं, है ना। तो बहुत वास्ट है इसका, थोड़ा सा सब लोग इसे रीड करेंगे और स्पेसिफिक 10 से 15 ऐसे केस आप नोट डाउन अलग से करके रखेंगे जिसमें कि आपको ये जहाँ पर कंफ्यूजन वाला पार्ट है वो आपका क्लियर हो जाए कि नहीं यहाँ पर ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। इस स्पेसिफिक केस में उसकी लेटेस्ट जजमेंट जितने भी हों आप लोग वो देख कर रखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इन्हें तो हमने पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में लिया है और पर्टिकुलर इन्हें नहीं लिया है। फिर है आपका नेक्स्ट सेक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी को हिंदी में लिखेंगे जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति, चल संपत्ति, चल संपत्ति को जंगम संपत्ति भी कहा जाता है। चल संपत्ति या जंगम संपत्ति। सेक्शन 22 याद रख लेना, रट लेना इसे। सेक्शन 22 आईपीसी मूवेबल प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट को यहाँ पर हाईलाइट कर लो, लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ ऑफ परमानेंटली फास्टेंडेड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। जमीन से जुड़ी हुई चीजें जो भूमि से डायरेक्टली बिलोंग करती हैं उन चीजों को यहाँ पर हम मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं मानेंगे। मतलब जो चीजें इजीली जमीन से जुड़ी हुई नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है, क्या होंगे मूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स? ज्वेलरी, यस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी चीज, बुक्स, पेन्स, बहुत सी चीज है मैम। बहुत सी चीजें। इमूवेबल क्या है? इमूवेबल मैम प्रॉपर्टी, हाउस, लैंड, ट्री। ओके, ठीक है, तो सिंपल सा है आपका ये वाला सेक्शन। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली जमीन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इस एक्ट को ये चीज डिफाइन नहीं करती है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा फसल, फसल कौन सी चीज में आएगी? मूवेबल है, इमूवेबल है? क्या मैम? फसल, फसल खेत में खड़ी हुई फसल मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी है मैम। क्यों? इमूवेबल है मैम। खुद फसल कट के मंडी में चला जाएगा? हाँ मैम, खुद चल के चला जाएगा, किसी को कुछ काम नहीं करना है। जाएगा, अपने से नहीं जाएगा, बेचना पड़ेगा उसके लिए, हम लोग करेंगे तब। ठीक है, देखना है तो सर्च करना आज की फसल मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उगती घास, खड़ी फसलें मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है?
सर्च करना है इस चीज को। इसी के साथ अगर कोई ऐसी मशीनें हैं जो जमीन में गहरे तक लगी हुई हैं तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली बोला है या तो कुछ चीजें ऐसी जो परमानेंटली जमीन में फिक्स है या कुछ ऐसी जिन्हें कर दिया गया है जो इजीली आप नहीं हटा सकते, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अब जैसे कि हम बोले कि जमीन, मिट्टी, पत्थर, खनिज पदार्थ जो होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूबद्ध होते हैं तब भी वो उसी श्रेणी में आते हैं, है ना। अब अगर हम उसे अलग कर लें, रेत, मिट्टी, पत्थर को जमीन से अलग करके और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ट्रक में भर के, तो वो उस टाइम पे मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अब आपका ये वाला जो टॉपिक है सेक्शन 23 है जो सेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजों को देखना है इसमें, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। हिंदी में से लिख लेना, सभी लोग लिखेंगे हिंदी में से, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। देखो सिंपल सा डेफिनेशन है पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक बार ध्यान से सुन लो। wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। क्या होगा? अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी चीजों को मैंने यूज किया जो कि इलीगल है, उसके बाद मैंने कुछ ऐसा प्रॉफिट गेन किया जिसे प्राप्त करने वाली मैं नहीं थी। क्या होगा? रॉन्गफुल गेन होगा। जिस चीज पर मेरा कोई हक नहीं है, जिसे जिस पर्टिकुलर थिंग से किसी भी तरह का प्रॉफिट गेन करने का मेरा कोई राइट नहीं है, उस प्रॉफिट को मैंने लेना चाहा, वो भी किस तरह से? अनलॉफुल टूल्स यूज करके, अनलॉफुल कोई भी साधनों के द्वारा। अब वह जो प्रॉफिट मैंने गेन किया है उसके लिए लीगली हकदार मैं नहीं हूँ, फिर भी मैंने उसे किया, तो ये क्या होगा? रॉन्गफुल गेन। मतलब जहां पर इस गेन मतलब यहाँ पर जो लाभ है, जो बेनिफिट है, न तो आप उसको लेने के लिए हकदार हैं और उसे लेने के लिए आप क्या करते हैं? कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं या अनलॉफुल साधनों को यूज करते हैं, वो उससे मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो रॉन्गफुल गेन की कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल से समझ लें, किसी का मकान है, यहाँ पर जो टेनेंट है वह उस ओनर को नहीं जानता है। ए नाम का व्यक्ति साथ में बी को लेकर जाता है, जो ये प्रूफ करता है कि जो ए नाम का व्यक्ति है वह उस घर का रियल ऑनर है। बी इसे प्रूफ करता है कि हाँ ए जो है वह ही इस घर का रियल ऑनर है, तो आप अपना जो भी रेंट है वो इसे दे सकते हैं। सी जो टेनेंट है वो उसे रेंट दे देता है। ए ने अभी क्या किया? पहले तो रॉन्गफुल गेन किया, मतलब उस रेंट पर उसका कोई हक नहीं, पहली चीज। सेकंड, उसने अनलॉफुल टूल्स यूज किए, मतलब बी को उसने झूठा अपने लिए फेवरेबल स्टेटमेंट दिलवाया ताकि उसे वह रॉन्गफुल गेन ले सके, और वह जो रेंट था उसने ले लिया। अभी यहाँ पर इस एक्टिविटी में क्या हुआ? रॉन्गफुल गेन हुआ विद अनलॉफुल एक्टिविटी, है ना। अब सेकंड वन, रॉन्गफुल लॉस, सदोष हानि। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। अब इसी एग्जाम्पल को उलट दीजिए। आप लोग को फर्स्ट वाला एग्जाम्पल समझ में आया सब मित्रा? मैम नहीं समझ में आया। नहीं आया? फिर से समझो, अभी फिर से समझना इसे। प्रिया आपके यहाँ पर टेनेंट है, प्रिया मेरे यहाँ पर टेनेंट है, ठीक है, मैं रियल ऑनर हूँ यहाँ की। संघमित्रा ने योशिता को साथ ले जाकर ए के सामने ये प्रिटेंड किया कि वह खुद इस घर की ओनर है। योशिता ने इस चीज को अग्री किया, फेवर किया, इसी कारण से
प्रिया ने जो रेंट उसे मुझे देना चाहिए था, क्योंकि रियल ऑनर कौन है यहाँ पर, मैं हूँ, वो रेंट उसने किसे दे दिया, संघमित्रा को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो उसे ये कहा गया है कि भाई संघमित्रा इसकी ऑनर है, और इस चीज को प्रूव किसने किया, योशिता ने किया। बट अभी यहाँ पर रियल ऑनर कौन हूँ मैं, मुझे तो कोई जानकारी है नहीं यहाँ पर। इन सब में आपने क्या किया, प्रिया से मिलने वाला जो टेनेंट, एज ए टेनेंट जो प्रिया ने यहाँ पर रेंट दिया था, वो रेंट मुझे मिलना चाहिए था, बट संघमित्रा ने उसे ले लिया। संघमित्रा उसे लेकर चली गई, योशिता भी उसे लेकर साथ में दोनों चले गए। अभी यहाँ पर मेरे पास तो कोई अमाउंट नहीं आया। अभी क्या हुआ यहाँ पर, सेकंड वाला आप पढ़ो। फर्स्ट वाला तो आपको प्रॉफिट मिला, 10,000 रुपए थे संघमित्रा, वो आपको मिल गए। क्या आपने यहाँ पर रॉन्गफुल गेन किया है? यस मैम। किस तरह से किया, विद अनलॉफुल एक्टिविटीज किया, यस मैम। है ना। मतलब पहला वाला पार्ट क्लियर, यस मैम। है ना। अब सेकंड को समझो। अभी यहाँ मैं जो थी, मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे टेनेंट से ऑलरेडी आप लोग रेंट ले जा चुके हैं। अभी ये जो लॉस हुआ है वो किसको हुआ है, आपको। अब इसमें लास्ट वाली लाइन पढ़ो, विच द पर्सन लूजिंग इट इज इट लीगली इंटाइटल्ड। यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, रॉन्गफुल लॉस किसे हुआ है, मुझे हुआ है ना। मतलब मेरी तो जानकारी में भी नहीं था और ये पूरा एक्ट हो गया। उस एक्ट में इसकी सदोष हानि उठाने वाला व्यक्ति कौन रहा, मैं। क्यों? क्योंकि लीगली उस रेंट पर किसका हक था, आपका। है ना। अभी समझ आया। यस मैम। इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी रॉन्गफुल गेन में चली जाती हैं, और यहाँ पर रॉन्गफुल लॉस किसे होगा, डेफिनेटली उस व्यक्ति को होगा जिस व्यक्ति का उस पर लीगली हक है, लीगली जो उस प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। अब इस वाले केस में लीगली उस प्रॉपर्टी की हकदार कौन है, मैं हूँ। आप लोगों ने जो एक्टिविटी किया उसमें आपने रॉन्गफुल गेन तो ले लिया, पर उससे होने वाला लॉस, अभी मैं प्रिया के पास जाकर बोलती कि वो मुझे रेंट दे, मुझे वो नहीं देगी। क्यों? वो मुझे कहेगी ना कि वो तो ऑलरेडी दे चुकी है। मतलब यहाँ पर वो जो 10,000 का लॉस तो मुझे हुआ है, हाँ उसके बाद हम क्या एक्टिविटी करते हैं, हम क्या एक्शन लेते हैं, इट इज अनदर थिंग। हो सकता है भाई संघमित्रा और योशिता भी मुझे कभी मिले ही ना, दे आर फ्रॉड और वो जा चुके, अभी ढूंढते भी रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बट 10,000 का जो लॉस हुआ वो तो मुझे हो चुका। अब यहाँ वो लॉस को बियर किसे करना है, मुझे करना है। मतलब लीगली उस प्रॉपर्टी पर मेरा हक था, बट उसके बावजूद जो रॉन्गफुल लॉस हुआ है वो मेरे हिस्से आया है, और जो रॉन्गफुल गेन हुआ है वो आप लोगों के हिस्से आया है। बट उसमें दो चीजें आपको यहाँ पर हाईलाइट करनी है, अनलॉफुल मीन्स था, और यहाँ पर अनलॉफुल मीन्स के साथ ही जो रॉन्गफुल लॉस गेन कर, जो रॉन्गफुल लॉस बियर करता है, ही इज अ लीगल पर्सन, मीन्स ही इज अ लीगल एंटाइटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा हक था, बट फिर भी मुझे लॉस हुआ है। तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस हमेशा ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति रॉन्गफुल गेन लेता है, डेफिनेटली एक व्यक्ति है जो रॉन्गफुल लॉस उठाता ही उठाता है। क्यों? क्योंकि जो रॉन्गफुली गेन करके ले गया, डेफिनेटली वो जो गैप आया, उस गैप का किसी के हिस्से तो जाएगा वो गैप, वो किसकी चला गया, जिसे रॉन्गफुल लॉस हुआ। आप दोनों को तो नहीं दे देगी प्रिया, यहाँ दोनों को तो नहीं दे देगी टेनेंट की, ठीक है मैडम मैंने गलती से इन्हें दे दिया, अभी आप भी रख लीजिए, नहीं। ये जो गैप है, ये 10,000 का जो मुझे मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला, मीन्स यहाँ पर अब मैं रॉन्गफुल लॉस की कैटेगरी में चली गई। मीन्स यहाँ जो भी व्यक्ति रॉन्गफुल गेन उठाता है, मीन्स यहाँ पर रॉन्गफुल लॉस ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति सदोष अभिलाभ, यहाँ हिंदी भी याद रखेंगे इसकी, जो व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, सदोष हानि भी कोई ना कोई उठाता ही उठाता है, और वो व्यक्ति कौन होगा, जो लीगल है, जिसने कि कुछ भी रॉन्गफुल नहीं किया है। मेरे हिस्से की चीज किसी और ने फ्रॉडफुली ले ली, डेफिनेटली यहाँ मुझे लॉस हुआ, है ना। सिंपल सा है, पर बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है दोनों सेक्शन, ये वाला सेक्शन 23 और ये दोनों पार्ट इसके, क्योंकि एक होगा तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट अगर कंडक्ट किया गया है, देन सेकंड वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उस पर्टिकुलर उस प्रेजेंट स्टेट में, मतलब उस प्रेजेंट में जब ये घटना घटी, तब जिसने गेन किया उसने लीगल पर्सन को ऑटोमेटिकली लॉस में डाल दिया। अब रॉन्गफुल गेन क्यों हो सकता है, डेफिनेटली क्यों होगा भाई, किसी भी प्रॉपर्टी को आप लेना चाहते हैं अनलॉफुल तरीके से, तो यहाँ पर रॉन्गफुल गेन हो सकता है। पर जो ले रहा है
he is not eligible or legal person to gain the profit. You have to remember this. The person who is gaining the profit is not legal, और जो wrongful loss ले रहा है he is a legal person. Simply, I think समझ में आ गया है एग्जाम्पल से सभी को. क्लियर है सभी को? आगे बढ़े. यस मैम. किसी को भी समझ नहीं आया है तो बोल सकते हैं. संगमित्रा प्रिया आप लोग को आ गया? अगर इसके अलावा किसी को नहीं आया तो फिर से आप लोग पूछिए. देखो एक केस लिखो इसमें, महालिंगैया पुजारी वर्सेस स्टेट. महालिंगैया पुजारी वर्सेस स्टेट. जो एग्जांपल मैंने दिया उसी तरह का ये एग्जांपल है. यहाँ पर मेरे नाम पर कोई पोस्ट आया, मतलब यहाँ इस केस में ये हुआ था कि एक वीपी पार्सल आता है, उस पार्सल को कोई और व्यक्ति अपना सिग्नेचर करता है और उसे अपने पास रख लेता है. अभी क्या होगा? उस पार्सल पोस्टमैन ने तो भाई पोस्टमैन ने पूछा कि आप ज्योति पांचाल हैं? मैंने कहा मैं ज्योति पांचाल हूँ. मैंने साइन किया, उस पार्सल को रख लिया, बट आई एम नॉट ज्योति पांचाल. वो पार्सल मैंने रखा, पोस्टमैन चला गया, वो पार्सल में बहुत कीमती चीजें थी, मैंने उसे अपने पास रख लिया. अभी क्या हुआ? रॉन्गफुल गेन, और जिसका वो पार्सल था उसे रॉन्गफुल लॉस. ठीक, क्लियर? क्लियर है सभी को? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट है आपका ये वाला पोर्शन. सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, और मतलब आप लोग इसे बार बार पढ़ें. इसलिए पढ़ें क्योंकि क्या होता है जब हम इन चीजों को बार बार पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम मोरली भी स्ट्रांग होते हैं. यहाँ पर मोरल वैल्यूज को हम समझ पाते हैं. जैसे अभी आपने ये चीजें पढ़ी, अभी क्या समझ आया हमें कि भाई किसी भी चीज पर हमारा राइट नहीं है. अगर हम करते हैं तो इट विल बी रॉन्गफुल गेन. आपकी चीज. यस, इसका माइक बंद. अमिता बेटा माइक ऑफ करो अपना. देखिए ये जो पोर्शन है ना, इसमें जितनी भी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, ये हमारी अगर हम इन्हें बार बार पढ़ते हैं तो ये हमारी पर्सनालिटी को भी अच्छा करती है. क्यों? क्योंकि आपका लॉ वाला सेक्शन वाला क्राइम, ये इट्स ऑल अनदर थिंग. यहाँ पर आकर कुछ टाइम के लिए आप ये भी जब सोचते हैं कि अरे हाँ, मतलब एक वैल्यू वाले पार्ट पर अगर हम देखें तो कितनी छोटी सी चीज है, पर फिर भी वो हमें क्लियर करती कि नहीं, दैट इज रॉन्ग. चाहे वो रॉन्गफुल गेन हो, रॉन्गफुल लॉस में भी उन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया कि आप तो किसी से रॉन्गफुली गेन लेकर खुश हो सकते हैं, बट डेफिनेटली कोई एक पर्सन है जिसे कि यहाँ लॉस हो गया, जिसके लिए आपने खुद ने प्रॉफिट ले लिया है, उस अगले को तो यहाँ नुकसान हुआ है. अब यहाँ देखिए कुछ डेफिनेशन भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पर. अच्छी इन द सेंस की जो हमें सिखाती हैं कि वाकई में ये चीजें गलत है ना. अब जैसे डिसऑनेस्टी कहाँ पढ़ने को मिलता है ऐसा? बट आईपीसी में हमें पढ़ने को मिलता है. इसीलिए इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट, जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, बार बार मैंने कहा है कि इसे रट डालिएगा. ये मेरे लिए भी बहुत मतलब पर्सनली भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जैसे सेक्शन 26 बहुत ही अच्छा सेक्शन लगता है मुझे ये, कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, यहाँ जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है. आप ये सोचिए कि क्या ऐसा होता है, क्या हम किसी पर्सन पर बिलीव करते हैं और बाद में जाकर वो हमारे लिए अपराध का कारण बन जाता है. यस, ऐसा होता है. रीजन टू बिलीव, हमारे पास कुछ रीजन होते हैं कि हम उस पर विश्वास करें, बट फिर भी वही रीजन हमारा, या हमारा जो रीजन टू बिलीव था, वही आकर हमारे लिए कभी ना कभी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. तो यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी पर्सनालिटी को और ज्यादा हमें अवेयर करती हैं कि क्या गलत है क्या सही है. तो इस वाले सेक्शन जितने भी ये सीक्वेंस है, इससे सीक्वेंस में प्रॉपर याद करिएगा. डिसऑनेस्टी, बेईमानी से. अब बेईमानी की डेफिनेशन क्या हो? कभी नहीं सोचा होगा कि बेईमानी भी कहीं पढ़ने को मिलेगा प्रॉपर डेफिनेशन में. डिसऑनेस्टी, इसे हिंदी में लिखेंगे बेईमानी से, सेक्शन 24. अब अभी जो हमने देखा, अभी जो एग्जाम्पल हमने देखा था वो क्या था? उसमें क्या था? डेफिनेटली आप जो भी आपने एक्ट किया, रॉन्गफुल गेन आपने किया, रॉन्गफुल लॉस आपने किया किसी पर्सन के साथ,
उस पूरे एक्ट में क्या था? डिसऑनेस्टी था। देखिए, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, दोनों चीजें क्या है? एक तरफ आपने wrongful gain किया, दूसरी तरफ आपने किसी भले मानुष के साथ गलत किया और उसे लॉस कर दिया। to another person is said to do that thing dishonesty। कोई भी जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है कहा जाता है। मैंने कहा था कि एक व्यक्ति ने यहाँ स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ इसकी ऑनर ये है। अभी यहाँ पर उस व्यक्ति का जो एक्ट था वो क्या था? बेईमानी पूर्ण था। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसने जो कहा है वो झूठ है। उसने ये भी कहा, उसे ये भी पता था कि शी इज नॉट एलिजिबल टू टेक द रेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज गिविंग इट। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ आपने, जैसे कि रॉन्गफुल गेन आप पहुंचाना चाहते थे, आपने उसकी फेवर में जाकर काम किया। क्यों? क्योंकि आप इसी तरह किसी को रॉन्गफुल लॉस देना चाह रहे हैं, मीन्स इट इज डिसऑनेस्टी। जब हम किसी व्यक्ति को किसी तरह का लाभ पहुंचाना चाहते हैं जो कि सदोष अभिलाभ है, और हम किसी व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाना चाहते हैं, मतलब हम यहाँ पर बेईमानी पूर्ण कार्य करते हैं। जब तक ये एक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि जो एक्ट किया गया है वह बेईमानी से किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जनरल बेईमानी, तो हम जैसे बोलते हैं ना, बेईमानी, गलत करना, झूठ, धोखा, फ्रॉड, जनरल थीम में तो हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पर लेकर चलते हैं। पर अगर आप सेक्शन 24 आईपीसी की बात करें तो आपको यहाँ ये दो चीजें मेंशन करनी है, दोनों को हाईलाइट कर दीजिए। wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, it is said to do that in dishonesty। ओके, मतलब यहाँ पर आपको आईपीसी में इसे जब डिसऑनेस्टी के कंसर्न में कोई केस अगर सामने आता है तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या उस पर्सन ने जिसने डिसऑनेस्टी की उसने किसी और व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन दिलवाया या किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हुआ। ये दो चीजें जब क्लियर होंगी देन ये मान लिया जाएगा कि यहाँ डिसऑनेस्टी किया गया है। किसी व्यक्ति को सदोष लाभ पहुंचाना और किसी व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने वाला जो एक्ट होगा वह होगा बेईमानी पूर्ण कृत्य। फिर है कपट पूर्वक, फ्रॉडेंटली। अब फ्रॉड आप सभी लोग समझते हैं। कपट तो हम जनरल लैंग्वेज में कपट क्या होता है? धोखा ही होता है एक तरह से कि आप किसी के साथ गलत करें, आप अपने मन में कुछ और रखें, सामने कुछ और रखें। बोलते हैं ना कपटी है वो, तो उसके मन में कुछ और है, मुंह पर कुछ और है ना। अब यहाँ पर कपट पूर्वक एक्ट कौन सा होगा? अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। जब तक वह किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं रखता है तब तक वह एक्ट फ्रॉड या कपट पूर्वक की कैटेगरी में नहीं आता है। इसका हिंदी में डेफिनेशन सुन लो। कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, यह कब कहा जाएगा? जब वह कपट करने के आशय से करता है। मेरे सामने कोई वस्तु है, किसी और, जैसे कि सामने यहाँ पर कोई बैठा है, अपना मोबाइल भूल कर चला गया, वो आधे घंटे बाद लौट कर आया और एक मिनट, लौट कर आया और जानबूझकर मैंने उसका फोन छुपा लिया और उसने मुझे पूछा कि भाई आपने मेरा फोन देखा है। यहाँ पर मैं जानबूझकर ये चाहती हूँ कि मैं उसके साथ धोखा करूँ, उसके साथ कपट करूँ, मैंने झूठ बोल दिया क्योंकि मेरा इंटेंशन ही ये था। या यहाँ पर इंटेंशन बहुत मैटर करता है। जब हम किसी को धोखा देना चाहते हैं और अगर हम उस इंटेंशन के साथ कोई एक्ट करते हैं तो ये माना जाएगा कि यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ आपने धोखा किया है। इसमें केस का नाम लिख लीजिए,
डॉक्टर विमला देवी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, AIR 1963। दो चीजें मेन होती हैं यहाँ पर जब हम मानते हैं कि किसी के साथ फ्रॉड किया गया है या फ्रॉड का इंटेंशन है डिफ्रॉड, तो दो चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग धोखा, फ्रॉड, और सेकंड वन जिसके लिए हम यह फ्रॉड करते हैं उसे सच में किसी तरह की हानि हो, लॉस हो। किसी के लिए सिर्फ कपट रखना या बुरी भावना रखना क्या इस परिभाषा में आता है? क्यों अमिता? अमिता गुप्ता,